नाजरीन, INN चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़बानी में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हमारे मेहमान हैं रियासत के मुमताज़ हरदिल अज़ीज़ क़ायद, जिन्होंने मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जद्दोजहद की और उसमें कामयाबी हासिल की। मेरी मुराद आज के आपके और हमारे मेहमान हैं आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। आइए हम शब्बीर साहब से बात करते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के इस प्रोग्राम में। शब्बीर साहब का खैर मक़दम। वालेकुम। शब्बीर साहब, आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई, आपका ख़ानदानी पस मंज़र और आपकी तालीम कहाँ तक हुई, कैसे हुई? मैं तो कामारेड्डी में, मेरी पैदाइशी मकाम कामारेड्डी है और हम लोग, हमारा ख़ानदान आधा ज़राअत पे है मुनहसर, आधा जो सो मेरे वालिद मोहतरम बरगे आबनूस मुस्ताजर भी थे बीड़ी के पत्ते के। फिर उसके बाद म्यूनसिपल काउंसलर भी 21 साल रहे मेरे वालिद मोहतरम। फिर उसके बाद मेरा घर कामारेड्डी के बड़े घरों में शुमार होता, तो आधा घर मेरा कांग्रेस ऑफिस को दे दिए गए थे वाली साहब। 30 साल तक बगैर किराए के कांग्रेस ऑफिस रहा, जिसमें PV नरसिम्हा राव जी, राजा राम साहब, बालागोड़ साहब, ऐसे लोग जब नदियाँ चलते थे तो रोडें बंद हो जाते थे, उस टाइम पे वहाँ क़याम करते थे। तो लिहाजा हमारा घराना पहले से भी सियासी घर होगा, क्योंकि कांग्रेस ऑफिस होने से हमारा बचपने से बड़े बड़े क़ायदीन मेरे घर पे आने से उनसे मेरे ताल्लुक़ात होके, तो मेरी फैमिली एग्रीकल्चर फैमिली भी है, मेरी फैमिली कंस्ट्रक्शन में भी है और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी है। तो मतलब आपको सियासत विरसे में मिली है। तो आप सियासी तालीम कहाँ पर, कैसा और कहाँ तक? मैं कामारेड्डी में SSC तक उर्दू मीडियम से पढ़ा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम से करा, फिर ग्रेजुएशन भी इंग्लिश मीडियम से करा। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैं ग्रेजुएशन में कामारेड्डी से ही करा, इंटरमीडिएट हैदराबाद में MPC से करा मैं आलिया में। लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं इंजीनियर बनना, इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स से MPC किया। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मैं MPC से ग्रेजुएट तो पास तो हुआ फर्स्ट क्लास से, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला। जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे मेरे दौर में, जो भी थे सरकारी थे। मैंने जाकर पूछा कि भाई मैं फ़र्स्ट क्लास 68% मेरा मार्क्स रहने के बाद क्यों नहीं हुआ, मुझसे कम मार्क्स वालों को क्यों हुआ? तो उन्होंने जब कहा कि भाई ये रिजर्वेशन होता है, ये बैकवर्ड क्लास के लिए, ये दलित के लिए है, ये आदिवासी के लिए, तुम्हारे लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लिहाजा आपको आना है तो 85% 90 मार्क्स के ऊपर ही आता। अगर बैकवर्ड क्लास होते तो आपको 68% पे इंजीनियरिंग में सीट आती थी। तो वही दिन है आज है, जो उस दिन से मेरे दिमाग में था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। मुझ जैसे नौजवान जो ख्वाब देख रहे थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो वो मेरा इंजीनियर का ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, जिसमें कोटे में मेरा नंबर नहीं लगा। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि एक मामूली सी नौजवान के दिल में ये ख्याल आया, और मैं उससे लेकर रिजर्वेशन आने तक हमेशा ये सोचा भी नहीं था कि मैं मिनिस्टर बनूंगा, MLA बनूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सोच को कामयाब कराया और मैंने पहले 5 बाद में 4, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजर्वेशन आज लाखों लोगों के ज़िंदगियों में इनकलाब आया, और दोनों रियासत आंध्रा और तेलंगाना में इनकलाब मुसलमानों में आया, तो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। तो आप एक इंजीनियर नहीं बने, लेकिन हज़ारों लाखों को इंजीनियर बना दिए। वो बस अल्लाह जल्ले जलालहू की शान है। वो दिमाग में मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, वो नाइंसाफ़ी को कैसे दूर करना है, उस दिन वो ख्याल पैदा हुआ, तो रिजर्वेशन वहाँ से पैदा हुआ। आप सियासी कैरियर आपका जो है कैसा शुरू हुआ और कहाँ पर इब्तिदान, आप कौन से पोस्ट पे, कहाँ से? मैं कामारेड्डी जाने के बाद कामारेड्डी में स्कूल कॉलेज लेवल से ही मैं सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू करा, जबकि मेरे घर में मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिशियन थे, मेरे बड़े भाई साहब भी सियासतदान थे। तो फिर मैं भी सोचा कि कॉलेज में सियासत में इंटरेस्ट लिया, और कॉलेज में भी मैंने अच्छे से ओहदे, गेम सेक्रेटरी वगैरह का ओहदा लिया। फिर जैसे ही मेरी तालीम ख़त्म होते ही मैंने म्यूनसिपल काउंसलर 22 साल की उम्र में मैंने कामारेड्डी म्यूनसिपल काउंसलर को कंटेस्ट किया और जीता। सबसे कम उम्र म्यूनसिपल काउंसलर के हैसियत से मैंने हलफ लिया। म्यूनसिपल काउंसलर कब बने थे, कौन से ईयर में? मैं म्यूनसिपल काउंसलर बना था 1981 में।
1981 में। तो उस वक्त 1981 में सियासी हालत क्या थे रियासत के? जब 81 में तो कांग्रेस पार्टी थी हुकूमत में, 83 हाँ कांग्रेस हुकूमत में थी। 83 में कांग्रेस हार गई और 84 में पी शिवशंकर साहब इंदिरा जी के इंतकाल के बाद जब 84 का इलेक्शन आया मेदक पार्लियामेंट से शिवशंकर साहब कंटेस्ट करे। तो शिवशंकर साहब कंटेस्ट करने के बाद उन्होंने भी मेदक से 1400 वोट से हार गए। लेकिन मुझे जो एरिया दिया गया था 18 गांव, वहाँ मैंने उनको 1800 वोट लीड दिया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक मुसलमान नौजवान बच्चा जब 1800 वोट ला के दे सकता है तो ये बड़े बड़े एक्स मिनिस्टर, एक्स MLAs, एक्स MPs ये लोग क्यों वोट नहीं दिलाए, यानी तासुब करे कि आला ज़ात लोग, मैं बैकवर्ड क्लास का हूँ, मुझे हराने की साजिश की, ये उनका अपना मानना था। और मुझे दिल्ली तक बुलाकर 1985 में टिकट का अनाउंसमेंट कराने वाले भी आली जनाब मरहूम पी शिवशंकर थे। 85 में मुझे MLA का टिकट अनाउंस किया, तो वहाँ से मैं लाइमलाइट में आ गया। 85 जब मेरी एग्जैक्ट उम्र 26 साल थी। पहली बार 26 साल की उम्र में आप MLA बने? नहीं बना। अच्छा, कॉन्टेस्ट करे? नहीं करा, अनाउंस हो गया। होने के बाद जब राजशेखर रेड्डी साहब PCC प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक 25-30 सीटें बदल दिए जो राजीव गांधी साहब अप्रूव करने के बाद भी। उसमें मेरा है, आली जनाब शिव मोहम्मद डी श्रीनिवास साहब का था, गड्डन्ना का था, बहुत सारे लोगों के टिकटें बदल गए। जब ऑब्जर्वर आए आके बोले कि भाई तुम्हारा टिकट फिर से तुमको दे रहे, कॉन्टेस्ट करो, तो मैं बोला नहीं। 85 में आप ऑलरेडी एक मच्छी पकड़ने वाले मछेरों को टिकट दे चुके हैं आप, BR मल्ले साहब को, अब उनको हटा के फिर मुझे देंगे। वो कांग्रेस के लिए एक बैकबोन है कम्युनिटी, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। मैंने कॉन्टेस्ट करता, तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करने से मेरा वक़ार भी बढ़ गया और लोगों में ये मालूम हुआ शब्बीर दिल्ली से जाके टिकट ला ले सकता है, इसका कैपेसिटी थी। तो जब 89 इलेक्शन आया, डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी PCC बने, जब तक मैं यूनानिमस हो गया। अच्छा। यानी 93% हिंदू एरिया, हिंदू भाइयों का एरिया है, 7% से 8% मुस्लिम भाई है। 8% के अंदर मैं यूनानिमस हो गया। हिंदू भाइयों का मैंने दिल जीत लिया नौजवानी में, और अनअपोज कांग्रेस कैंडिडेट बन के आया और पहला इलेक्शन लड़ा, पहले ही जीत गया। तो उस वक्त YS राजशेखर का इतना पावर था कि राजीव गांधी से अप्रूवल लिस्ट को जो है, खरे 85 में उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और यंगेस्ट PCC प्रेसिडेंट थे वो ज़माने के। उन्होंने, जब मेरी उनकी दोस्ती नहीं थी, वो मैं नहीं जानता था, उन्होंने मेरे को नहीं जानते थे। जब पहली मरतबा असेंबली में दाखिल हुए तो वहाँ का हालात क्या थे असेंबली हाउस के अंदर, ऐवान में जो है क्या हुआ और को आप कैसा फेस करें उसको? बड़ा अजीब वाक़या है। 1989 में इलेक्शन से एक साल पहले, एक साल भी नहीं, 7-8 महीने पहले असेंबली के अंदर डिबेट चल रहा था। तो अशोक गजपति राजू जो TDP के वो वज़ीर हवा, शहरी हवाबाजी थे, उन्होंने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश में, फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से अपनी तकरीर में करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जी का जो असासिनेशन क़त्ल हुआ है उसके अंदर राजीव गांधी का हाथ है। उन्होंने अपनी मां का क़त्ल करा के ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए। ये बात हमको मालूम हुई तो हमने सब किसी मीटिंग में थे, तो सुधीर कुमार साहब भी थे। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग चलो, मैं आता हूँ। तो सुधीर कुमार नहीं थे, तो उनकी क़यादत मैं करते हुए मैं A1 के हैसियत से हम सब लोग असेंबली पे आए। जब सिक्योरिटी ना के बराबर थी 1988 में दिसंबर में, उन्होंने पुलिस वाले हमको हाथ बता दिए, हम सीधा अंदर घुस गए। तो क्या हाउस में चले गए, ऐसे गेटा नहीं थे, इतने वो नहीं था, डायरेक्ट एक ही गेट था। हाउस चल रहा था। हाउस ने कहा कि भाई ट्रेसपास के नीचे नौजवान बच्चे घुस के आ गए। हम लगभग 100 के ऊपर थे, लेकिन हम गिरफ्तार हुए 31 लोग। तो असेंबली के स्पीकर साहब नारायण राव जी ने हमको 30 दिन असेंबली ने एक स्पेशल सेशन बुलाए, रात में 11 बजे रात को हमको 1 महीने के जेल की सज़ा सुनाए। असेंबली, अदालतें नहीं। तो रात के 1 बजे रात को हमको अदालतों के दरवाजे, जेल के दरवाजे खुलाए गए और जेल में हमको भेजा गया। उसके बाद डिस्कशन हुआ कि भाई ना सज़ा याफ्ता है, बगैर सज़ा याफ्ता है, ट्रायलर है लोग कैदियाँ।
तो बोले कि नहीं, असेंबली दी है तो ये खुद के ड्रेसों पे रह सकते हैं, इनको खुसूसी मर्रा देना चाहिए लोगों को, क्योंकि अदालत से नहीं हुआ, इनको CRP IPC से नहीं हुआ, ये खुसूसी हुआ। तो इस तरीके से 29 दिन हमने जेल में काटे। वो 32 दिन कैसे थे आपके, कैसे गुजरे? वो पूरे 31 आदमी थे, बाहर से खाना अलो करे थे हमको, एक टाइम का लंच, तो डेली नॉनवेज लंच का खाना आता था, बाहर था। और वहाँ हमको वॉलीबॉल की सहूलत थी, बैडमिंटन की सहूलत थी, कबड्डी की सहूलत थी, तो स्पोर्ट्स वगैरह खा के करके बेहतर अच्छा। तो एक मतलब 5 स्टार जो अकोमोडेशन था आपको? नहीं नहीं नहीं, 5 स्टार कहाँ रहता, नीचे ज़मीन पे चबूतरे पे सोना पड़ता। एक टाइम खाना अच्छा घर का मिलता था, बाकी का 2 टाइम तो जल के खाना खाते थे हम। एक टाइम गवर्नमेंट परमिशन दी थी, 1 टाइम आपका घर का खाना मंगा ले सकते हो। उसके बाद 29 दिन के उसके 29 दिन के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को रिहा करने का हुक्म दिया। तो स्पीकर साहब ना बोले ना यस बोले, वो सीधा खम्बम चले गए। अच्छा, तो इख्तियार स्पीकर को था क्या वो? और स्पीकर ही छोड़ना सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो जब NT रामाराव साहब को बोले कि एडवाइस करे कि भाई अगर आप CM हो के अगर नहीं करेंगे, आपकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 5 जजेस का फैसला है, ये बच्चों को रिहा कर दो। एक दिन पहले तो जब हेलीकॉप्टर देके हमारी फाइल देके खम्बम को जाके दस्तखत होके फिर वापस आई, जब दूरदर्शन यहाँ नहीं खुला था, यहाँ दिल्ली से दूरदर्शन आया, BBC आया, CNN स्पेशल एयरक्राफ्ट लेके आए वो लोग कवरेज के लिए। ऐसे बड़े बड़े कैमरे थे, जब वो लोग लेके आकर कवरेज करे, और हम सिर्फ चंद घंटों पहले रिहा हो गए। अंदर से दिल में डर था कि रिहा अगर सज़ा पूरी हो गई तो हम कहीं MLA को नाअहल करार देते। कुछ लोग बोल रहे नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा पहले तो भी रिहा होना, बोल कुछ बोले, तो हम लोग 12 घंटे पहले रिहा हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 4 महीने के बाद इलेक्शन आया और मैंने भारी मेजॉरिटी से, और 31 साल की उम्र में मैंने 29 साल की उम्र में मिनिस्टर बना, MLA बना, फिर मिनिस्टर बना चिन्नारेड्डी की कैबिनेट में। यस, चिन्नारेड्डी साहब की कैबिनेट में। राजीव गांधी साहब जो सो वजीर आजम नहीं थे, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। तो पहली मतलब जब कैबिनेट में आप शामिल हो तो आपकी फीलिंग क्या थे? वही असेंबली बोला, तो जो असेंबली पे मैंने अंदर घुस गया था गलती से, वही असेंबली में मैं शान के साथ, स्लोगन के साथ हलफ ले रहा हूँ। तो वाकई मेरे फीलिंग बहुत वो थे कि सोच भी नहीं सकता कि जो असेंबली में मैं गैर कानूनी घुसा, अब कानूनी तौर पर मैं असेंबली में कदम रख रहा हूँ। नहीं, जब वजीर बन गए आप, तो वजीर बनने वाला फीलिंग क्या थी आपकी? बेशक मैं कहीं सोचा भी नहीं था कि मैं वजीर बनने को, पहले तो MLA ही बनना मेरे लिए बड़ा था, फिर मिनिस्टर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्टर बनने के बाद एक अजीब वाक़या हुआ कि मेरे उर्दू के साथ लगाव था, तो उर्दू में हलफनामे का कागज़ तैयार नहीं था। मैंने कहा कि सब मैं उर्दू में लूँगा। तो जब के गवर्नर चंद्रकांत साहब गवर्नर थे, उन्हें कहा कि वो उर्दू में होना चाहिए। साहब, तेलुगु देशम के गवर्नमेंट में तो ख़त्म ही होगा कि उर्दू का कोई लेने वाला ही नहीं है। बशीरुद्दीन बाबू खान साहब लिए तो भी इंग्लिश में लिए, कोई लिया ही नहीं, लिहाजा अब कोई है नहीं। तो डॉक्टर मारी चिन्नारेड्डी जब बोले आइंदा से जब भी होगा 14 ज़बानों में, उसमें ख़ास तौर पर उर्दू में हलफ होना चाहिए। फिर जब हमारे मशहूर अखबार के जब सियासत के रिपोर्टर थे माजिद साहब, उन्होंने और लोगों ने मिलकर हाथ से हलफनामा तेलुगु का उर्दू में ट्रांसलेशन करके दिए। गवर्नर साहब उस पर दस्तखत करके अप्रूव करे। फिर मुझे जब दिया गया तो मैंने वो हलफनामा पढ़ के, तो जब मैं पढ़ रहा देर हो रही तो मेरे रिश्तेदार, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग परेशान थे कि क्यों रुक गया मेरा हलफनामा। अच्छा, जब गवर्नर के पास हो रहा तो बाहर वालों को पता नहीं क्या हो रहा। बाहर वाले बोले कि इनका नाम बुलाए, इनका हलफनामा क्यों नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, दिख रहे खाली इधर से उधर बातचीत हो रही है, उन्हों कान में हो रहा, उन्हों कान में हो रहा, यही हो रहा। तो 15 मिनट तक रुक गई हलफ बर्दारी की कार्रवाई। और मुझे जब भी क्रेडिट मिला कि नहीं रहने के बावजूद भी 15 दिन हलफनामे की कार्रवाई को रुकाकर हलफनामा उर्दू में तैयार करने के बाद ही मैंने हलफ लिया। तो मैं अपने आप की तारीफ नहीं, लोगों ने कहा, उर्दू अखबार में बहुत लिखा कि बहुत ही ज़रूरतमंद नौजवान बच्चा है,
कि कोई भी ज़बान मुझे तेलुगु भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, उर्दू भी आती है, मैं कोई भी ज़बान में ले सकता था, बोले नेक्स्ट टाइम रखो बोल के भी ले सकता था, लेकिन मैंने रुका दिया, नहीं नहीं मैं उर्दू में लूँगा। तो वो मेरी ज़िद मुझे थोड़ा बहुत हीरो भी बनाई उर्दू में। तो ये मुल्क भर में पहला वाक़या है। जी हाँ। तो पहली मरतबा आप जो काबिनेट में शामिल किया तो आपको ज़िम्मेदारी क्या दी गई, ख़लमदान क्या दिया गया? मेरा कैबिनेट में जब मैं पहली दफ़ा हलफ लिया तो वज़ीर औक़ाफ़ वल हज बोलते थे, ये पहले से बोल रहे, आज़ादी से जब भी किसी मुसलमान को वज़ीर बनाए तो वज़ीर औक़ाफ़ वल हज उर्दू एकेडमी और उर्दू अकाडमी का देते थे। तो इस तरीके से मैंने चन्ना रेड्डी साहब की कैबिनेट में, फिर बाद में जनार्दन रेड्डी साहब आए तो वही रहा। जब विजय भास्कर रेड्डी की कैबिनेट में था वहीं मैंने कहा कि साहब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं खाली वज़ीर औक़ाफ़ हज और उर्दू अकाडमी कहलाऊँ, मैं एक काम भी नहीं करके दे सक रहा हूँ किसी का भी। ऐसी मिनिस्ट्री में रहना नहीं रहना बराबर है। अगर मुझे आप मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मुझे भी एक महकमा बना के दीजिए, जैसा कि वज़ीर फ़ाइनांस, वज़ीर दाखिला, जैसा मैंने आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट मुसलमानों के लिए अलग बना के दीजिए। तो पहली मरतबा आप जो है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए। और विजय भास्कर रेड्डी ने बोले कि ये क्या होता? तो मैं बोला साहब मिसाल के तौर पर वन अम्ब्रेला है, एक छतरी के नीचे सबको लाइए। मेरे डिपार्टमेंट का हाल ऐसा है कि उर्दू अकाडमी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस कॉरपोरेशन है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, औक़ाफ़ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, माइनॉरिटी कमीशन है जीएडी में, और तीनों सेक्रेटरी बड़े बड़े सेक्रेटरीज है, और तीनों के पास एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाए तो कहते हैं कि 1400 करोड़ का जब मेरा बजट है और आपके उर्दू अकाडमी का 3 लाख का बजट है, मैं क्या तुम्हारे बजट में आके मैं डिस्कशन करूं? मैं डिप्टी सेक्रेटरी को भिजा देते हैं। फाइनेंस कॉरपोरेशन से बात करेंगे तो बोलते थे कि तुम्हारा फाइनेंस जब 18-20 लाख का था, 18-20 लाख रुपए का तुम्हारा फाइनेंस का बजट है, हम लोग 1800 करोड़ का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। औक़ाफ़ वाले बोलते हैं कि भाई 99 लाख, 1 करोड़ के कम में इनकम है आप लोगों की। 1 करोड़ के डिपार्टमेंट के लिए हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2000 करोड़ की इनकम वाला डिपार्टमेंट कहाँ आके आपके दरम्यान में बैठेंगे? तो विजय भास्कर रेड्डी बोले कि मैं रिटर्न ऑर्डर देता हूँ, जब भी आप बुलाए कि सब जाना। तो मैं बोला 1 दफ़ा आएंगे साहब, बाद में नहीं आते। फिर क्या करो बोलते, थोड़ा गुस्से से बोले मुझे, क्योंकि उम्र में मेरे से बहुत ज़्यादा थे, वो 70 थे, मैं 30 था, तो काफ़ी डिफरेंस था। अब हमको थोड़ा बच्चों के साथ समझते थे, क्या मेरे से ज़िद कर रहा है इन्हों। तो चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी से थे, उन्होंने कहा कि साहब शब्बीर साहब जो बोल रहे हैं इसमें कुछ वास्तव है साहब, उसमें कुछ सच्चाई है, सोचिए देखिए साहब। बोल रहे तो ठीक है, तुम और दोनों मिलकर प्रपोजल तैयार करो। बोले अल्लाह का शुक्र अदा करा, हम बाहर आए। फिर जवाहर रेड्डी साहब के साथ 2-3 दिन मुलाकात हुई, मेरे प्रपोजल उनके प्रपोज होके 15 दिन में कैबिनेट मीटिंग हुई। उसके बाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर, नाम बदल के वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, वज़ीर औक़ाफ़ हज उर्दू अकाडमी के बजाय माइनॉरिटी वेलफेयर वज़ीर अक़लियती बहबूद का नाम आया, और पहली दफ़ा 1993 में डिपार्टमेंट बना हिंदुस्तान में कि वह अक़लियती बहबूद का क़लमदान बना डिपार्टमेंट। उसका 3 करोड़ के बजट से डिपार्टमेंट शुरू हुआ। आज 1000 करोड़ का बजट है, तो जब शुरुआत मेरे से 3 करोड़ से शुरू हुआ पहला बजट। मेरे बाद हिंदुस्तान के अंदर 14 रियासतें हमारी तखलीद करें। अच्छा, मुल्क भर में वो 2-3 साल के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कांग्रेस यूपीए 1 आने के बाद 2005 में अब्दुल रहमान अंथोले साहब के ज़रिए ये भी कांग्रेस मेरी तजवीज़ पे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो हमारा चिंतन बैठक जो हुई थी, उसके अंदर जो डिक्लेरेशन हुआ शिमला कन्वेंशन में, उसको रोबो में लाकर मुल्क में
अक़लियती बहबूद का डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ, 3000 करोड़ का बजट आया और आज पूरा मुल्क में सेंट्रल और स्टेट में चल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ले जलालहू वो मुझसे ही काम लिए और मैं ही पहला वज़ीर अक़लियत बहबूद और ख़लमदान भी पहला आंध्र प्रदेश को ही एजाज़ है। तो अक़लियती बहबूद जब महकमा कायम हुआ उसके बाद में उसकी कारकर्दगी कैसे आप मुतमईन थे क्या जब तक वो ट्रम्प टेन्योर के दौरान आप जो महकमा कायम हुआ? बेशक जब बनने के बाद नया नया थोड़े दिक्कतें थे, माइनॉरिटी सेक्रेटरी से मिलना, सब डिपार्टमेंट से अलग हटना, फाइलें आना जाना, 1 साल तो लग गया। उसके बाद दूसरे साल ही हम 93-94 में हम इलेक्शन हार गए। चंद्रबाबू नायडू आए, उन्होंने भी अच्छे तरीके से वो हैंडल करने की कोशिश की और उसको 33 करोड़ तक लेके गए उन्होंने। कुछ चंद्रबाबू नायडू 3 करोड़ से हम छोड़े हुए थे, उन्होंने 33 करोड़ तक लग गए। जब वो टाइम पे 2003 तक हिंदुस्तान का अक़लियत का सबसे बड़ा बजट था वही 33 करोड़। हाँ, जब 2004 में कांग्रेस दोबारा आई, डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी सीएम बन के आए, फिर उसको हमने डायरेक्ट 33 से 300, 600, 900, 1000 ऐसा जब दोनों रियासतों को मिला के 2000 करोड़ को लेके चले गए। नहीं, बहुत स्पीड से कांग्रेस के 10 साल दौर में बहुत तेज़ी से 100 करोड़ हर साल हम बढ़ाते चले गए। मगर कांग्रेस के लास्ट यूनियन में शायद 500 करोड़ का बजट था। नहीं, दोनों मुश्तरका स्टेट का 500 करोड़ नहीं था, 1000 करोड़ के ऊपर था। 1000 करोड़ दोनों मुश्तरका। जब आंध्र प्रदेश का आखिरी का बजट 2014 का बजट था, 1100 करोड़ का बजट था। ये इसके बाद में आप रिजर्वेशन जो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन है वो मूवमेंट कैसा शुरू हुआ, उसमें आपका रोल क्या था? तो जब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम सेकंड बोले कि साहब हमको मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिए। तो इसमें भी विजय भास्कर रेड्डी साहब का मैं उनके हक़ में दुआ गो हूँ, उनके बच्चों के हक़ में दुआ गो हूँ, अल्लाह उनके औलाद को अच्छा रखे। कि उन्होंने ये भी इसमें क्या किया कि जब एलूर सदस्य बुलाए रिजर्वेशन डिक्लेयर करने के लिए, उसमें कापूस लोगों ने अपने घर में बंद होकर उन्होंने जला लेने का एक बड़ा प्रोग्राम बनाए, मुद्रागड्ढा पद्मनाभम साहब। क्यों कापू को बैकवर्ड क्लास में मिलाओ। तो जब कापू का रिजर्वेशन चला उसमें हम भी घुस गए। हम बोले भाई हमारे को भी दो रिजर्वेशन। तो क्या करे विजय भास्कर, ठीक है। जीवो 30 में 1994 में अगस्त के दिन यह फैसला हुआ कि मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, ओंटारी 14 कम्युनिटीज़ को बैकवर्ड क्लास करार देते हुए एक 25 अगस्त 1994 में दूसरा जीवो देकर जस्टिस पुट्टुस्वामी कमीशन का क़याम, और उसमें ये कहा गया कि इन जातों को, इन तबक़ात को कितने फ़ीसद रिजर्वेशन देना चाहिए। कब हुआ ये? 1994 अगस्त में। दिसंबर में इलेक्शन आया, हम लोग हार गए। जब तक मैं एक जीओ निकाला हमारे डिपार्टमेंट से कि जीओ 86 1994 में कि फीसेस बैकवर्ड क्लासेस के मामासल फीसेस गवर्नमेंट देने का एक टेम्पररी जीओ हम निकाले, लेकिन वो अमल होने तक ही कोड आ गया और कांग्रेस बहुत बुरा हारी। 300 सीटों में सिर्फ 26 सीट कांग्रेस को आए। विजय भास्कर रेड्डी साहब एमएलए तो जीते लेकिन गवर्नमेंट गई, मैं भी हार गया। पी जनार्दन रेड्डी साहब सीएलपी लीडर बने और जो हमारी रिजर्वेशन की फाइल पेंडिंग हो गई। कब? 94 से फिर 2004 कांग्रेस आए तक। इस बीच में मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, वाइस प्रेसिडेंट के नाते मुस्लिम उलमा से बीच में एक है कि मैंने 2 बड़े मीटिंग बुलाई 93 में मुसलमानों को रिजर्वेशन के नाम पर। 93 में? 93 में। अच्छा। विजय भास्कर रेड्डी से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जितने बड़े उलमाए कराम थे, मशाइखीन थे, इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सारे लोगों ने अपोज करे।
बोले कि मुसलमानों को रिजर्वेशन काबिल कबूल नहीं है, ये मुसलमानों की तौहीन है। हमने इस देश को 700 साल चलाया, हम सलातीन हैं, हमें नहीं चाहिए। मेरी मीटिंग फेल हो गई। फिर मैं 94 में मीटिंग बुलाया कि गवर्नमेंट कुछ कापूस को रिजर्वेशन दे रही है और रास्ता अच्छा है, हम भी घुस जाएंगे उसमें। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले तो जब भी मुसलमानों में एक 10% लोग थोड़ा सा रोशनी दिखी मुझे, ठीक है, मैं नामा नहीं देता क्योंकि महरूमीन हो गए। अब मैं नाम बोलूँगा उनके तरफ से तरदीद करने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन जबकि अगर अखबार उठा के देखे जो सियासतदान सबको मालूम है कौन कौन अपोज करे, बड़े बड़े उलमाए करम, जय्यद उलमाए करम जभी भी नहीं माने नहीं रिजर्वेशन, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे हज्जुल विदा में उन्होंने कहा कि मुसलमानों में अब कोई तफर्रुक़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, गोरा और काले में नहीं, मोटा और दुबले में नहीं, दौलतमंद और गरीब में, सब मसावी है। ये हदीस सुनाते हुए हमको, हालांकि मुसलमानों में फ़िरक़ेबंदी नहीं थी, रिजर्वेशन मुसलमानों में नहीं था, ये तो नॉन मुस्लिम के साथ जो रिजर्वेशन की बात हो रही थी। नहीं, इन लोगों को ये कहना था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन में हम जो लोगों को तबक़ात को देना चाह रहे थे कि वो कहते हैं कि मुसलमानों में मसावत है, रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए कि। तो मैंने उनको कहा कि भाई नमाज़ पढ़ने के हद तक हम एक है, नमाज से जाने के बाद बड़ा ख़साब अलग है, छोटा ख़साब अलग है, सांपा वाला मुसलमान अलग है, रीछा वाला मुसलमान अलग है, पत्थर फोड़ने वाला मुसलमान अलग है, गस्साल मुसलमान अलग है। वो अपने पेशे से अपनी बच्चियों को भी शादियां भी वहीं कर लेता है। वो सुन्नी अपनी जगह पे, शिया अपनी जगह पे है, पठान अपनी जगह पे, सैयद अपनी जगह पे, बहुत सारे लोग बटे हुए हैं। मगर मेरी बात मुसलमान मेरा साथ नहीं दिए, लेकिन फिर भी मैंने जुर्रत से काम किया और विजय भास्कर रेड्डी से रिजर्वेशन मनवा लिया। और मैंने GO 30 1994 फर्स्ट रिजर्वेशन स्टार्ट विजय भास्कर रेड्डी से शुरू हुआ, जिसका नाम है मुस्लिम कापू तेलगा बलचौदा कम्युनिटी को दिए। फिर ये रिजर्वेशन का क्रेडिट पूरा जो है वायस राशि दिया जाता है। ये दिए, मगर कब दिए? अगस्त 1994 के उसके 10 दिन के बाद इलेक्शन कोड आ गया। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, तो जियो आपका खत्म हो गया, रिजर्वेशन अमल ही नहीं हुआ। शुरुआत तो करे, जियो तो दिए, लेकिन अमल नहीं हुआ। हम जब 2003 में राजशेखर रेड्डी साहब PCC प्रेसिडेंट रहे, जब CLP लीडर थे, तो हम सब ने यह वादा करा, हमारे मंशूर में लगाए कि मुसलमान कांग्रेस आएंगी तो हम परसेंटेज भी डिसाइड कर दिए, 5% मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे। विजय भास्कर रेड्डी के दौर में परसेंटेज नहीं है। अच्छा। मुसलमानों को भी BC में देकर पुट्टी स्वामी कमीशन तय करो कि कितना परसेंटेज मुसलमानों को देना है, किस किस को देना है, क्रीम लेयर कैसा निकालेंगे। मगर अब क्या करें, हम मंशूर में डायरेक्ट 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन का ऐलान करें। और मुसलमान 2004 में खुलकर कांग्रेस का साथ दिया। नहीं, आपके रिजर्वेशन का 4% जो 5% ऐलान करे, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू 3% का रिजर्वेशन का ऐलान करे थे। नहीं, गलत है। हम मंशूर में रखे, उन्होंने किसी के घर में जाकर, किसी एक जर्नलिस्ट के मकान में जाकर हवाई खिले में बोले कि हम भी देंगे, मगर हमारा तो मंशूर में लगा है। हम सोनिया गांधी से अप्रूव मंशूर था हमारा कि हम 5% मुस्लिम रिजर्वेशन हम देंगे। लोगों ने हमारी बात का विश्वास किया, हमको जिताए। हम और CM राजशेखर साहब बैठकर इसको कैसा करेंगे, हम ये चैलेंज है हमारे लिए। तो पुट्टुस्वामी कमीशन को बुलाए तो उन्होंने रिजाइन कर दिए। अच्छा। 10 साल रहे उन्होंने, 9 साल कुछ दिन रहे, मगर नहीं करे, इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं करे। नहीं, एक रिपोर्ट भी नहीं दिए। और चंद्रबाबू नायडू उनको 6 एक्सटेंशन दिए, पहले 3 साल, 1 साल, 1 साल, मगर रिपोर्ट नहीं लिया उनसे। कभी भी कोई कमीशन नामजद होने के बाद उनसे कहा था कि भाई एक्सटेंशन की जब कितना काम हुआ और तुम्हें कितनी ज़रूरत है और उसकी, मगर ये बग़ैर उनकी कारकर्दगी का देखे बग़ैर एक्सटेंशन देते। अदालतों में जिस तरीके से डेट मिलती है, तारीख़ पे तारीख़, तो यहाँ भी आपको तारीख़ पे तारीख़ मिली
और आप 9 साल पुट्टस्वामी कमीशन कंटिन्यू रहे, कुछ रिपोर्ट नहीं।